किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने फिर बुलाया है। गंगा पुत्र की अग्नि परीक्षा, काशी का कुरुक्षेत्र। दिन भर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी एक बार फिर काशी पहुंचने वाले हैं। मां गंगा ने उन्हें एक बार फिर बुलाया है। 2014 में जब मोदी पहली बार काशी पहुंचे थे, तब उन्होंने काशी के अलावा गुजरात की वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाया। पीएम ने वादा किया था कि वो काशी को क्योटो बनाकर उसको एक नई तस्वीर देंगे। 5 साल बीत गए हैं, पीएम मोदी एक बार फिर काशी में हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी 2014 का इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या मोदी को फिर मिलेगा मां गंगा का आशीर्वाद? तो 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बनकर अपना प्रचार कर रहे थे। तब वो एमपी नहीं चुने गए थे, वाराणसी को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। 2014 के रोड शो की तस्वीरें हैं। दूसरा रोड शो उन्होंने 2017 में किया था, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सर पर थे, और उसके बाद अब उनका ये तीसरा रोड शो काशी में हो रहा है, जो 2019 में हो रहा है। और प्रधानमंत्री आज यहां पर 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद दशाश्वमेध घाट जाएंगे, वहां पर गंगा आरती में भाग लेंगे। उसके बाद होटल दी पेरिस में उनकी इंटेलेक्चुअल से मीटिंग का कार्यक्रम है। हम आपको नीचे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मालवीय प्रतिमा से ये पूरा का पूरा रोड शो शुरू होगा, 80 घाट जाएगा, और 80 घाट के बाद ये जाएगा रविदास गेट, 80 चौराहा, भदौनी, शिवालया, सोनपुरा, पांडे हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदोलिया, काशी विश्वनाथ, और उसके बाद दशाश्वमेध घाट पहुंचेगा। हमारे इंडिया न्यूज पर आपको इसकी महाकवरेज देखने को मिलेगी। हर जगह पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, हर उस पॉइंट पर रिपोर्टर मौजूद है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के ज्यादातर सहयोगी, साथ ही साथ एनडीए के नेता गुजरेंगे। वहां पर हमारे तमाम रिपोर्टर मौजूद हैं। हम पल पल की कवरेज आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि वाराणसी को लेकर आज कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। आज इस बात पर मोहर लग गई कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है, और उनके सामने एसपी और बीएसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उससे शालिनी यादव कैंडिडेट है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतने पॉपुलर है काशी में, जो सुबह से हम लोगों के मत सुन रहे हैं, जो सुबह से लोगों के विचार सुन रहे हैं। हम ये भी बात करेंगे कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने बनारस को क्या क्या दिया, क्या क्या सौगातें दी, क्या क्या काम किया, क्या क्या काम अधूरा रहा। लेकिन उसके बाद अब लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को वहां से हराना बेहद मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रधानमंत्री के सामने अगर जो गठबंधन है उसने जो तो देखना अब ये दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एसपी बीएसपी गठबंधन ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो और कांग्रेस का कैंडिडेट उनको कितनी टक्कर दे पाते हैं। क्या दोनों की जमानत जब्त होती है या दोनों उससे आगे बढ़ पाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। इस वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला मौजूद हैं। सीधे चलते हैं यतेंद्र के पास। यतेंद्र, मुझे बताइए, माहौल जमना शुरू हो गया है इस वक्त बनारस में? देखिए बिल्कुल दीपक जी, मैं गोदलिया चौक पर हूँ और मेरे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, एक बड़ी राहत के तौर पर देख रही है प्रियंका अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं बनारस से, अजय राय को फिर से मौका दिया है कांग्रेस ने। तो इसमें राहत की कौन सी बात है? हम लोग तो हमेशा से राहत में रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे देश को विकास कर रहा है और लोगों को राहत देने का काम कर रहा है,
उसको कौन आ जाएगा, उससे राहत का क्या सवाल है। यह पूरी काशी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी और पूरा देश जितने सांसद खड़े हैं उसमें से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट करेगी। सांसद अब कौन पूछे, अब तो सभी लोग हर जगह मोदी 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 इसका नारा लगा रहे हैं और उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2014 में, अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम था, कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बार वॉक ओवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा नाम नहीं, जनता पूरी तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस नाते किसी वॉक ओवर या कुछ भी कोई मतलब नहीं है। सीधी स्थिति है कि वो आ रहे हैं, कल नामांकन करेंगे। अभी मैं मनोज सिन्हा का नामांकन करा करके आ रहा हूँ, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले 3 फेज हो चुके हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो माहौल पहले था, क्योंकि इस बार अंडर करंट की जो बात की जा रही है, विरोधी उसको नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं? विरोधी जो भी नकार है, लेकिन इतना जान लीजिए आप कि जनता मन बना चुकी है। जनता इस समय यही नहीं देख रही कि कौन प्रत्याशी है, उसके नजर में प्रत्याशी नरेंद्र मोदी चुनाव चिन्ह कमल है। तो लगता है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में? पूरी तौर पर मोदी फैक्टर ही काम कर रहा है और उसी पर सभी लोग अपनी जीत लेकर के चलेंगे। कितनी बड़ी जीत बनारस से होगी? बनारस से मैं यह मान करके चलता हूँ कि 350 से ऊपर सीटें तो केवल बीजेपी को पूरे देश में मिलेगी। महागठबंधन यूपी में है शुक्ला जी, बड़ा गठबंधन है, बड़ी परिणाम आने दीजिए, महागठबंधन का पता चलेगा, फिर कोई गठबंधन बनाएगा ही नहीं। दीपक जी, आप सुन सकते हैं शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन का पता चलेगा नहीं, और जहाँ तक मोदी की बात है तो मोदी फैक्टर पूरे देश में काम कर रहा है। और बनारस में आज जो सड़कें मैं आपको दिखा दूं, दूर दूर तक गोदले चौक पर हूँ, दूर दूर तक केवल मोदी भक्त ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और केवल गोदले चौक नहीं, जहां भी आप बनारस में कहीं भी किसी भी सड़क पर जाएंगे तो इसी तरह का नजारा आमतौर पर देखने को मिलेगा। अभी रोड शो कुछ देर में होगा, तब देखने लायक व्यवस्था होगी। और एक तरह से पूरे बनारस की मैं बात करूं दीपक जी, तो पूरे बनारस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। झंडे, बैनर, फ्लेक्सी बोर्ड, हर तरफ मोदी ही मोदी में वातावरण, यहाँ पर जो पूरा माहौल है वो देखते हुए बन रहा है, और वही माहौल यहाँ पर बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का 4:20 पर आने का कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री कितनी देर बाद रोड शो शुरू कर देंगे? महामना की प्रतिमा पर कितने बजे वो माल्यार्पण करेंगे? जतेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर एक बार चलेंगे। लेकिन मनीष भाई, सबसे पहले आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तस्वीर तो हमको बनारस से दिखाई दे रही है, सामने महामना की प्रतिमा है जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होना है। 4:20 पर वो बीएचयू के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, अब प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आपको पता है हमने उन कारणों के बारे में भी बात की थी लोकतंत्र जिंदाबाद में कि राहुल ने उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ाया है। इससे क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या पॉलिटिकल असर पड़ेगा, खासकर कांग्रेस की रणनीति में? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो दिखाई देती है प्रियंका को चुनाव मैदान में ना कुदवाकर, देखिए दीपक भाई, जिम्मेदारी पूरे पूर्वांचल की दी गई है। पार्टी की महासचिव हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जैसे कि यूपी को लेकर कहा भी जाता है कि यूपी से ही सरकार जो केंद्र की बनती है उसका रास्ता यूपी से होकर आता है और वो दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है तो यूपी में आपको मजबूत होना होगा। पिछले कुछ समय में लगभग आप ये समझिए कि 1 दशक से कांग्रेस की वहां पर जो जमीन थी वो पूरी पोली हो चुकी थी। जमीन पर काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं। कांग्रेस की यानी ये स्थिति आ गई थी कि कांग्रेस इक्का दुक्का अगर दिख जाए गाहे बगाहे तो बड़ी बात हो जाती। तो राजनीति में कमजोर होता देख जिस तरह से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, एंट्री के बाद राहुल गांधी ने जो जिस दिन उनका रोड शो था उस दिन जो जिम्मेदारी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं आपको यानी प्रियंका और ज्योतिरादित्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं 2022 की। तो 2022 का मतलब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, और उसके साथ साथ इन चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ ना खड़ा कर दीपक भाई उन्होंने ये संकेत और संदेश दे दिया कि इनके पास संगठन की जिम्मेदारी बड़ी है, और अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री वहां भारी पड़ जाएं, जैसा कि जनसमूह जन सैलाब को देखकर दिखाई देता है,
काम हुआ नहीं था, टच नहीं था, लेकिन अगर वो खड़ी हो जाती तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए वो सेटबैक होता और वो कार्यकर्ता जिनमें ऊर्जा पैदा करने के लिए आई वो मनोबल के रूप में कमजोर हो जाते। लेकिन मुझे इसमें दूसरा एंगल लगता है जिसको प्रियंका गांधी कैलकुलेट कर चल रही थी और मानकर चल रही थी। कांग्रेस बिल्कुल खंडहर की तरह बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, पुराने खंडहर की तरह कि कभी उसकी इमारत बुलंद हुआ करती थी। अगर प्रियंका खड़ी होती तो क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उनके पीछे पूरे उत्तर प्रदेश और भारत से निकलकर बनारस में खड़ा हो जाता? शायद प्रियंका ये करने की कोशिश कर रही होंगी, शायद प्रियंका ये जताना चाहती होंगी कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति को सीधा चैलेंज दे सकती हूं। ये भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच अजय राय को टिकट मिल गया है। अजय राय का कहना है कि मोदी का झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और वाराणसी की जनता उनको इसका जवाब देगी। हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने उनसे एक खास बात की। केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार एक बार फिर अजय राय पे अपनी मंशा जाहिर की है, समर्थन दिया है और हम अजय राय के साथ हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अजय राय 2014 के भी कैंडिडेट थे, 2019 है, कितना समीकरण बदला हुआ दिख रहा है और इस बार अजय राय जी की रणनीति क्या होगी। सबसे तो पहले आपका स्वागत है कि आपको देर से ही सही लेकिन टिकट फाइनल किया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात 14 और 19 इसको किस ढंग से आप बांटते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे भाई हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए 14 और 19 में दोनों बेसिक अंतर क्या है कि 14 में मोदी जी झूठ बहुत बड़ी बड़ी बात बोले थे और जनता का एक विश्वास था। जो उन्होंने गुजरात मॉडल बेचा था तो उस गुजरात मॉडल पे लोगों को विश्वास था कि वहां पर गरीबी रही नहीं गई, कोई बेरोजगार रही नहीं गया, गुजरात सबसे बड़ा विकास कर गया, सबसे आगे चला गया। तो ये लोगों का विश्वास था। वो देश की जनता ने और बनारस की जनता ने बड़े पास से देख लिया कि कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े ये कलाकार हैं। ये सारी चीजों को देख लिया कि ड्रम बजाने वाले हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं और इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता से जुड़कर नहीं कर रहे हैं। और वह विश्वास की जो लकीर थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आप बनारस में देख लीजिए, सीवर की समस्या, पीने की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कें टूटी हैं, जब नहीं तब सड़कें खोदी जा रही हैं, बड़ी बड़ी टंकियों पर लाइट लगे हैं, बड़ी बड़ी टंकियों पर पेंटिंग्स हुई हैं, उसमें पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं, शहर परेशान है। ये सारी चीजों को जनता जान चुकी है। और जो सबसे बड़ी उन्होंने बात कहा, बाबा विश्वनाथ का दरबार, काशी के लोग। तो अजय राय कई सारी बात कर रहे थे। मनीष भाई, हम भी बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या 2014 में प्रॉमिस किया गया, 5 साल के अंदर क्या क्या होता रहा, उन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ ही मिनट बाद शुरू होने वाला है, उस पर ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। ये किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो हम बात कर रहे हैं मोदी की काशी। काशी शब्द कैसे बना? काशी शब्द बना है काशा से, और काशा का मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक। ऐसा माना जाता है जब पृथ्वी बनी थी तो सूर्य की सबसे पहली किरण काशी पर पड़ी थी, इसीलिए इसे काशी भी कहा जाता है। काशा यानी ब्राइटनेस से काशी बना है और इसका पुरातन नाम काशी है। यह कहा जाता है कि 5000 साल पुराना यह शहर है, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और इसका इतिहास के पन्नों से भी पुराना है। भगवान शिव ने यह शहर बसाया था और अब इस शहर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे के पास, जो इस वक्त बीएचयू गेट पर खड़े हुए हैं। ब्रजेश, कोई खबर? प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही समय में आने वाले हैं। उनका जो ऑफिशियल टाइम था वो 2:45 बजे था, लेकिन जब हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री अगले 10 से 15 मिनट में यहां आ सकते हैं, काफी समय से
यहाँ पर उनके प्रशंसकों का, बीजेपी के समर्थकों का जमावड़ा, यदि मैं अपने कैमरा पर्सन को पैन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं भाजपा समर्थकों का एक हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है। किस तरह से हर जगह आपको भाजपा के झंडे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये एरिया डी एरिया है जिसे सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया है। इसी एरिया में प्रधानमंत्री सबसे पहले आएंगे और प्रधानमंत्री आने के बाद सीढ़ियों से चढ़कर जाएंगे और यहाँ पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा और जिसका अंत दशाश्वमेध घाट पे होगा जहां प्रधानमंत्री आरती में सम्मिलित होंगे। तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे लेट देरी से चल रहा है, लेकिन इनका मानना है भाजपा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि करीब 6, साढ़े 6 बजे के करीब, 6:30 पौने 7 के करीब प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएंगे और उसके बाद आरती में सम्मिलित होने के बाद प्रधानमंत्री एक इंटेलेक्चुअल सभा को भी संबोधित करेंगे। और आज इस रोड शो को दीपक एक बीजेपी के शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जा रहा है। कल नजारा बिल्कुल उलट होगा, कल ये एनडीए शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा क्योंकि कल इसमें भाजपा के बड़े नेताओं के अलावा एनडीए के भी बड़े नेता होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना माना जा रहा है, इसके अलावा शिवसेना के उद्धव ठाकरे और अन्य बड़े नेता जो एनडीए एलायंस के बड़े नेता हैं वो आएंगे और प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन फाइल को, पेपर को फाइल करने के लिए। तो यहां पर इस वक्त काशी के बीएचयू के लंका गेट पर जो माहौल है दीपक, वो पूरी तरह से मोदीमय हो रखा है। मोदीमय पूरा माहौल है, मोदीमय पूरा बनारस दिखाई दे रहा है और ये कहा गया है कि 5 लाख लोगों को एकत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने, भारतीय जनता पार्टी की काशी की यूनिट ने और आसपास के जिलों से और बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 लाख के आसपास लोग आज बनारस की गलियों में हैं, ये बताया जा रहा है। ब्रजेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज सुबह जब आपसे बातचीत शुरू हुई थी उसी दरमियान ये अटकलें लग रही थी कि प्रियंका गांधी अजय राय, प्रियंका गांधी अजय राय, लगभग 12, सवा 12 बजे आपने बताया कि अजय राय ही कैंडिडेट होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो इस बारे में बनारस के लोग क्या सोचते हैं? देखिए दीपक, मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों से पूछा जो इस वक्त बीएचयू के लंका गेट पे हैं। मैंने अन्य लोगों से पूछा कि क्या प्रियंका गांधी यदि वो लड़ती तो वो मोदी को एक सशक्त चुनौती दे सकती थी। लगभग 90% लोगों का कहना था कि केवल मीडिया की उत्सुकता ज्यादा बढ़ती, मीडिया की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ जाती काशी में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और उसमें से कईयों ने कहा कि आप देखते रहिएगा, ये तमाम अटकलें, तमाम कयास है, लेकिन रिजल्ट एकदम उलट होगा। प्रियंका गांधी बनारस से नहीं लड़ेंगी क्योंकि उन्हें असलियत पता है। लगभग 12, सवा 12 बजे के आसपास हमने खबर चलाई कि कैसे अजय राय यहां से लड़ेंगे, ये कांग्रेस के वो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। तो उनमें से कई मेरे पास आए और कहा देखा, हमने आपको पहले ही बताया था। और उनका ये कहना है कि आप अजय राय को 2014 के उनके परफॉर्मेंस को देखें, 2017 के उनके परफॉर्मेंस को देखें, ये साफ है कि कांग्रेस और महागठबंधन ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉकओवर दे दिया है। दीपक, बिल्कुल वॉकओवर दे दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है और प्रतीत कम से कम ऐसा ही हो रहा है। वैसे भी आज अगर हम असेसमेंट करें तो हमको एक ऐसा रुख मिलेगा जिसमें सभी मोदीमय बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लगभग 5 लाख लोग बनारस और आसपास के इलाकों में पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ब्रजेश, जब आप बनारस में पहुंचे और आज जो शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात की गई है तो बीजेपी ने किस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, क्या क्या प्लान किया, कैसे कैसे प्लान किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कोई बड़ा इवेंट करती है और चूंकि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है, उनके चेहरे से जुड़ा हुआ है, तो किस किस तरह की तैयारियां उन्होंने पर्दे के पीछे की थी इस मेगा रोड शो के लिए? देखिए दीपक, यहाँ पर पहले भाजपा के कई सारे संगठन के लोग और उसके अलावा कई स्पोक्स पर्सन यहाँ आ गए और वो कुछ समय से यहाँ पर बनारस में ही बैठकें कर रहे थे। तमाम लोगों से बातचीत चल रही थी। आसपास जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, आज मैंने कई लोगों से बात की, उसमें से कई झारखंड से आए हुए हैं, कई लोग बिहार में आए हुए हैं, एज फार एज बेगूसराय से, और कई लोग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। तो भाजपा ने कोई मौका नहीं छोड़ा, हर लोगों को, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी कि यहाँ से लोगों को लाने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ मदन मोहन मालवीय का माल्यार्पण करके अपनी रोड शो की शुरुआत करें तो दोनों तरफ से माहौल खचाखच भरा होना चाहिए। और इसी के चलते काफी बीजेपी के नेतागण यहाँ पिछले काफी समय से रुके हुए थे। और आज जिस तरह से आप देखें, यदि मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि वो पैन करके दिखाए, आप यहाँ देखें दीपक की सुरक्षा बलों को
क्राउड को कंट्रोल करने में, भीड़ को नियंत्रित करने में काफी दिक्कत हो रही है। उन्हें धक्का देके पीछे करना पड़ रहा है, लेकिन तुरंत तत्काल प्रभाव से भीड़ की तरफ से भी धक्का आ रहा है। तो ये साफ दिखता है कि हर आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को उतावला है। और बीजेपी का मानना है कि ये जो भीड़ आप यहां देख रहे हैं लंका गेट पे, यही भीड़ पूरे 6 किलोमीटर में आपको दिखाई देगी जब मोदी के चाहने वाले पूरे बनारस में इस भीड़ को देखेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि पूरे बनारस के लोग नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, क्योंकि आज देश के लोग टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मोदी का शो ऑफ स्ट्रेंथ किस तरह से होता है। मनीष भाई, बनारस की अगर बात करें तो आपने देखा है मोदी कई सारे गुजरात के ऐसे लोगों को बनारस में भेज देते हैं या उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि जाइए, आपको जयपुर को विकसित करना है, आपको बीएचयू का एक काम करना है। मनोज सिन्हा को उन्होंने रेलवे का काम दे रखा है। वाराणसी कैंट स्टेशन की बात करें या वाराणसी स्टेशन की बात करें, बहुत साफ सफाई है, वहां पर वाईफाई लगाया गया है, लोग उसकी तस्वीरें ट्वीट करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि उनका सिस्टम, प्रधानमंत्री का सिस्टम बनारस के लिए काम कैसे करता है? देखिए, इसको लेकर जो मेरी जानकारी है दीपक भाई, और आपको भी वो धुंधली जानकारी है, जिसकी जानकारी मुझे है कि गुजरात के 1 से 2 बड़े सांसद जो कि उनके काफी करीब हैं, उनके काफी करीब उनके काम को देखते रहते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें ये जिम्मा दिया गया है कि उन्होंने जो गांव है उनका जयपुर, जिसका आपने नाम लिया जयपुर, वो पूरी उसकी देखरेख उनके जिम्मे है। और वो लगातार हर महीने वहां पर हो रहे कामों की जानकारी और विकास कितना हुआ है, प्रोग्रेस रिपोर्ट उस काम में, ये लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को देते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। अब बात की जाए कि आखिर प्रधानमंत्री इस पूरे कामों के नियोजन को कैसे देखते हैं। वहां पर उनका एक दफ्तर है, दफ्तर में लगातार लोग जाकर अपनी मांगों को, अपनी जरूरतों को वहां पर प्रेषित करते हैं, और उसके बाद उसको आगे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। प्रधानमंत्री हमेशा वहां नहीं रह सकते, जैसा कि हमने भी कहा दीपक भाई कि 2014 में वो एक सांसद के लिए वहां पर मैदान में उतरे थे। मन में दुविधा और पशुपेश दोनों थी, इसलिए 2 जगहों से उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था, एक बरोड़ा और दूसरा काशी। लेकिन 2019 में आप देखिए कि आत्मविश्वास से लबरेज है पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री खुद, और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैंने इस इलाके में काम इतना किया है जिसके जरिए मुझे जरूरत नहीं कि मैं किसी और सीट से भी अपना नामांकन भरूं। तो ये 80 घाट चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपने आसपास देखा होगा, 80 घाट के इलाके को देखा होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो होंगे ही। मुझे यह बताइए कि उस इलाके में 80 घाट और आसपास आपको कुछ सफाई देखने को मिल रही है क्या? पहले से बदला हुआ है? आप लगातार बनारस आते रहे। देखिए दीपक जी, ये बात मैंने आज कई लोगों से पूछी और सबको ये परिवर्तन दिखाई दिया है। चाहे जो गंगा नदी है उसकी बात करें, चाहे घाटों की बात करें। घाटों में बता रहे थे सीढ़ियां तक नहीं बनी थी, वो सीढ़ियां बनाई गई, कच्चा था। वो जो नीचे का क्षेत्र होता है, जो घाट के करीब का क्षेत्र होता है, वहां पे पक्की सीढ़ियां बनाई गई है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके बैठने के लिए विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। फिलहाल मैं आपको चाहता हूं कि एक बार आप नजारा जरूर देखें। यहाँ पे ये 80 चौराहा है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ पे जहां देखेंगे वहां आपको भगवा टोपियां जो है वो दिखाई देंगी, और साथ ही साथ भाजपा के जो झंडे हैं वो हर तरफ दिखाई देंगे। जो आसपास के जो घर हैं, सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों से इस वक्त टकटकी लगाए देख रहे हैं बाहर। वो चाहते हैं एक बार नरेंद्र मोदी को देखना, और जिस तरीके से इनका कहना है कि विकास जो है। वर्णित, आपको रोकूंगा क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपके सिग्नल्स हम तक ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 7 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है, बीएचयू गेट से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट तक खत्म होगा, और जहां पर प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल होंगे। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां मंगाई गई हैं, और लगभग 20 जगहों पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां उन पर बरसाई जाएंगी। वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है।